आजकल हमारी इस नई फलती फूलती समाज में बहुत सारे भारी मसले पैदा हो गए हैं जिनके समाधान की सख्त जरूरत है। 200 साल पहले अगर आप किसी से ये पूछते कि हजारों पाउंड के इन पहाड़ों को कैसे उठाएं, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो आपको एक पागल इंसान समझते। पर आजकल कुछ ऐसा ही करने के लिए इंडस्ट्रीज में तरह तरह की मशीनें तैयार हो चुकी हैं और इन्हें चलाने वाले इंजन भाई सचमुच में बहुत ही कमाल के। अंतरिक्ष यान ले जाने वाले वाहनों से लेकर दुनिया के सबसे बड़े ऑटो व्हीकल्स तक, चलिए आपको दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली भारी मशीनों के साथ मुलाकात कराते हैं। स्ट्रेटो लॉन्च पार्टी। जी हाँ, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन नहीं, ये उस विमान की तस्वीर नहीं है जिसे मैंने फोटोशॉप में बनाकर तैयार किया। ये सचमुच में एक विमान है जिसका नाम स्ट्रेटो लॉन्च है और इसका काम हमारी सोच से काफी बाहर है। आप बिल्कुल शर्माए मत अगर आपको लगता है कि ये प्लेन दो छोटे विमानों की तरह दिखता है जो एक डक्ट शेप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पर शायद ये डक्ट टेप से नहीं जुड़े, बल्कि ये काफी हद तक दो डिग मिशन बोइंग 747 से बने हैं। जैसा कि आप शायद खुद अनुमान लगा सकते हैं कि ये बोइंग 747 की तुलना में लगभग उससे दोगुना है, जिसकी हैरान करने वाली चौड़ाई लगभग 385 और ये एक फुटबॉल मैदान से भी काफी लंबा है, जो छोटे छोटे यात्री प्लेन्स की बेइज्जती करने के लिए काफी और तो और सुरक्षित रूप से टेक ऑफ और लैंड करने के लिए इस बेहेमोथ में 28 पहिए लगे हुए हैं और इसका होश उड़ा देने वाला वजन 580 टन है। एक ब्लू व्हेल के वजन से लगभग 5 गुना ज्यादा। ये सोचना काफी मुश्किल है कि उड़ पाएगा या नहीं। तो इस पूरे वजन के साथ उड़ने के लिए वजन स्ट्रेटो लॉन्च ने अपने पंखों के साथ 6 शक्तिशाली इंजन लगाए हुए हैं जेट, जबकि ज्यादातर विमानों में आमतौर पर 2 या 4 होते हैं। स्ट्रेटो लॉन्च के लिए केवल एक पायलट और को पायलट की जरूरत होती है जो दाहिने फ्यूजलेज में बैठते हैं। तो इस सुपर प्लेन का असल में मकसद क्या है? तो आप स्ट्रेटो लॉन्च को एक टैक्सी की तरह समझ सकते हैं, लेकिन इसका काम लोगों को एफिल टावर तक पहुंचाना नहीं है। इसका काम है शटल को अंतरिक्ष में ले जाना। स्ट्रेटो लॉन्च को इस तरीके से बनाया गया है कि ये स्पेस शटल को लेकर अंतरिक्ष में लगभग 2,43,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसका मतलब है कि शटल खुद स्ट्रेटो लॉन्च से उड़ सकता है। हालांकि इसकी अभी जांच चल रही है। इस लॉन्च के तरीके से कहीं ज्यादा फायदे भी हैं जो कि जमीन से विस्फोट करने से नहीं मिलते। सबसे पहले फायदा यह है कि स्ट्रेटो लॉन्च अंतरिक्ष किसी भी खराब मौसम में उड़ान भर सकता है, जो कि शटल विमान नहीं कर सकते। साथ ही साथ शटल विमान को अपनी उड़ान भरने के लिए कम फ्यूल की जरूरत पड़ेगी और दूसरी तरफ से इस स्ट्रेटो लॉन्च की मनमौजी वजन ले जाने की क्षमता 5,50,000 पाउंड है। ये एक पूरी डबल डेकर बस ले जाने के लिए काफी भारी है भाई, लेकिन असल में ये 20 बस को ले जाने के लिए पर्याप्त है। सोचिए आप अंतरिक्ष में एक बस के लिए 10 मिनट से इंतजार कर रहे हैं और फिर एक बार में 20 आ जाती हैं। बिग बर्था बोस। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बोरिंग चीज क्या है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं? ट्रैफिक में फंसना, टीवी पर ऐड देखना या एक स्टार वॉर्स प्रीक्वल ट्रिपल बिल। खैर, आपका जवाब जो भी हो, लेकिन शायद हमारे अगली पेशकश जितनी बोरिंग नहीं हो सकता। दुनिया की सबसे बड़ी बोरिंग मशीन इस बिग बर्था से मिली है। बोरिंग मशीन है जैसे कि ये विशाल नुकीली ड्रिल मशीन जो कि जमीन के अंदर बीचों बीच से घूमती है और ऐसे ही सुरंगें बनाने का काम करती है। बर्था का काम सिएटल में रूट 99 स्टेट टनल बनाना था। इस टनल की लंबाई लगभग 2 मील तक थी जो सोडो को साउथ लेक यूनियन से जोड़ता है। जैसा कि आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा टनल बनाने के लिए ताकत तो खूब लगेगी मेरे दोस्त। और जब आकार और वजन की बात आती है तो बर्था के मुकाबले में यहाँ कोई भी नहीं है। जी हाँ, बर्था की लंबाई 326 फीट और चौड़ाई लगभग 57 फीट है, जिसका मतलब बर्था बिग बेन जितना लंबा और 2 बस के जितना चौड़ा है। और जब बात इसके वजन की करें तो बर्था का वजन 6,700 टन है। ब्राजील में क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा से लगभग 10 गुना भारी। बर्था का ये वजन दूसरे टनल बनाने वाली बोरिंग मशीनों की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है। जैसे कि ये मशीन जिसका नाम एमराल्ड मोल है। और बेशक इस मशीन की कीमत किसी खिलौने जितनी नहीं है। यह अनुमान लगाया गया है कि इस मशीन को बनाने में लगभग $80 मिलियन का खर्चा आया था और ये मशीन काफी बड़ी और काफी पेचीदा थी। इस मशीन को जापान की एक बड़े खास करके कारखाने के टुकड़ों में तैयार किया गया और फिर इसको 41 टुकड़ों में सिएटल भेज दिया गया। बर्था में चलने फिरने की तेजी नहीं, इसलिए बर्था को उस दिशा की तरफ रखकर जोड़ा गया था जिस तरफ से उसे काम पर लगाना था। उसे 2013 में काम पर लगाया गया था, लेकिन बड़े आकार के बावजूद भी उसे पूरा करने में 4 साल लग गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि बर्था के मोर्चे पर बोल्ट किया गया ये बड़ा कटर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 1 मिनट का वक्त लेता है। बाकी कन्वेयर पर मिट्टी और पत्थर जमा होने के बाद रिग की मदद से उन्हें पीछे रास्ते से बाहर निकाला जाता है। जैसे जैसे ये धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, सीमेंट रिंग सेगमेंट से टनल के गड्ढों को भर दिया गया जो बर्था ने पीछे छोड़े थे। और हाइड्रोलिक सिस्टम की एक सीरीज ने इस पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए नए रिंग सेक्शन तैयार किए थे। इतनी धीमी गति से काम करने की वजह ये थी कि कहीं अचानक भूकंप की लहरों से झटके ऊपर सिएटल के ऊपर शहर तक न पहुंच जाए। इसी धीमी गति से काम करना ही असल में ये एक उबाऊ खेल हो गया था। 2017 तक बर्था ने लगभग 9,270 फीट टनल तैयार किया और 1.5 मिलियन टन गंदगी निकाल दी थी। अनुमान से कहा जाता है कि रूट 99 टनल से एक दिन में 1,10,000 गाड़ियों को छोड़ा जा सकता है और वो हर एक गाड़ी हमारी बर्था की आभारी होगी। आप देख रहे होंगे कि मैं बर्था की बात भूतकाल में कर रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि बर्था को इस 99 टनल के तैयार होने के बाद अलग करके इसको पिघला दिया गया था और इसके मेटल को दूसरी मशीन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो कह सकते हैं कि बर्था अभी भी जीवित है। पर क्या आप लोगों को पता है कि दिलचस्प बात क्या है? भाई मेरे वीडियोस तो आगे बढ़े और लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आप लोग मेरे
मेरे दिमाग उड़ाने वाले कारनामे और मनोरंजन के साथ बने रहे। सब कर दिया, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक तेज हवा की लहर। आपने कभी इच्छा की है कि आप बगीचे को पानी देने में थोड़ा कम समय लगाएं? तो चलिए इस बिग विंड से मिलिए, जो कि सेकंड्स में आपके बाग को पानी पानी कर सकती है और शायद इस बीच आपके ड्राइवे को भी बर्बाद कर दे। इस भयानक स्प्रिंकलर टैंक का इस्तेमाल आग से लड़ने के लिए किया जाता है, जिसको बुझाना बहुत ही असंभव होगा। जैसे आग पकड़ने वाले केमिकल स्पिल्स से लगी आग, जो कि बिग विंड के बिना बुझाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसके बाद हमारे पास बस एक ही रास्ता है, उसे जलने देकर उसके खुद बुझने का इंतजार करें। बिग विंड दरअसल आग से लड़ने के लिए डिजाइन नहीं किया गया, बल्कि इसे टैंकों को साफ करने के लिए बनाया गया था। खासतौर पर सोवियत एरा के टैंक, जो कि केमिकल हथियारों के हमलों से दूषित हो गए थे, जिनके 30 सालों के बाद भी घातक साबित हो रहे हैं। और ये दाग बड़े जिद्दी थे, इसलिए काम पूरा करने के लिए बहुत सारी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। द बिग विंड की चेसिस को एक पुरानी टैंक T-34 से बनाया गया, जिसके भारी वजन से इसके टॉप पर रखे हुए साथी को मजबूती मिलती है। ये 2 जेट टरबाइन असल में ये क्लासिक MiG-21 फाइटर जेट पर लगे हुए थे। इन विशाल इंजन को घुमाया भी जा सकता है और उनको अपने निशाने की तरफ तैनात भी किया जा सकता है, जैसे कि टर्रेट। ये एक पावर वाटर ब्लास्ट करने के लिए पूरी सटीकता रखने में काफी मदद करता है। ईमानदारी से कहूँ तो ये चीज मुझे किसी तरह के फ्यूचर टैंक की तरह दिखती है। ऐसी टैंक जो पूरी इमारत को बर्बाद कर सकती है। जी हाँ, वे लगभग कर ही सकती हैं। आप देख सकते हैं बिग विंड की टेस्टिंग के दौरान, हालांकि इसके इंजन के पावर का इस्तेमाल सिर्फ 70% करने के बाद भी इस मशीन का पावर इसके मकसद के हिसाब से बहुत ज्यादा है। इस वक्त बिग विंड मिशन 1 मिनट में 220 गैलन पानी प्रति सेकंड ब्लास्ट कर सकती है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, प्रति सेकंड। तो केवल 1 मिनट के अंदर ये 1000 से ज्यादा बियर केक पानी का विस्फोट कर सकती है भाई। पर इतना ही नहीं, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, बिग विंड काम करते समय भारी मात्रा में हवा को बाहर निकालती है, जो धुएं के साथ साथ आग के लपटों को भी साफ करने के लिए एकदम सही। अगर आप मुझसे पूछें तो बिग विंड आग से लड़ने के बजाय एक जाया मेहनत है। मेरा मतलब है, जरा आप इस बात को सोचिए, अगर ये पानी की स्लाइड को आप पर इतने पावर से डालें तो आप दूसरे देश टपक सकते हैं मेरे भाई। एक भूखा कैटरपिलर। क्या आपको कभी भारी मात्रा में कचरा लेने की जरूरत पड़ी है या कोई भारी बोझ नीचे गिराने की? तो जी हाँ, कैटरपिलर का आविष्कार आप ही के लिए हुआ है भाई। आखिरकार वे दुनिया के कुछ बेहतरीन डंप ट्रक बनाने में जो माहिर हैं, उन्होंने 797 जैसे डंप ट्रक बनाने की शुरुआत 1998 के आसपास की और उनका 2009 का F मॉडल अभी तक की उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उनके भारी बोझ उठाने वाले इस विशाल घोड़े की ऊंचाई लगभग 49 फीट है और चौड़ाई 47 फीट है, जो इसे एक वाहन का रूप देती है। इस विशाल जिनो डंपर का मकसद बोझ उठाना है, जैसे कि मिट्टी, पत्थर और बाकी कूड़ा कचरा। जैसे कि आप सोच सकते हैं, 797F का इस्तेमाल खास तौर से कंस्ट्रक्शन साइट पर किया जाता है, जिसका मतलब गंदगी और खनिजों से भरा रहता है। 797F की बोझ उठाने की कैपेसिटी 400 शॉर्ट टन या 8 लाख पाउंड है। मतलब ये 60 हाथियों को अपने ऊपर उठाकर सैर करा सकता है भाई। हालांकि एक तंग सवारी होगी। ये बोझ उठाने की कैपेसिटी अपने पिछले 797B मॉडल की तुलना में पूरे 20 टन ज्यादा है, जो कि अपने आप में काफी वजन उठाने वाली गाड़ी थी। और आपको बता दूं, 797F का वजन 13,75,000 पाउंड है। इसका मतलब है कि पूरे पेलोड के साथ भरे हुए इस ट्रक का कुल वजन लगभग 21,75,000 पाउंड हो जाएगा। इस बाहरी भरकम वजन को उठाने के लिए हमारे कैटरपिलर भैया को इस भारी इंजन की जरूरत होगी। इसीलिए हमारे भैया 797F को एक भयानक 4000 हॉर्स पावर के इंजन के साथ सम्मानित किया गया। इसका मतलब है कि पूरे पेलोड के साथ भी हमारे 797F कैटरपिलर 42 मील प्रति घंटे की स्पीड से आराम से भाग सकते हैं। हालांकि सुनने में ये स्पीड काफी ज्यादा नहीं लग रही, लेकिन ये बात ध्यान में रखें, इसका वजन 6.5 घरों के बराबर होता है। इस वजन की अपनी जगह से हिलना भी बहुत मुश्किल बात है और ये फिर भी तेजी से भागी रहा, क्योंकि 797F इतना बड़ा और भारी है, इसलिए इसे कारखाने में तो बनाया नहीं जा सकता। इसी वजह से अलग प्रकार के हिस्से अलग अलग 6 फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं, जो कि नॉर्थ अमेरिका में, और इन विशाल भागों को फिर ग्राहक तक पहुंचाया जाता है, जिसको पहुंचाने के लिए 12 या 13 सेमी ट्रेलरों की जरूरत पड़ती है। जरा उस ट्रेलर की सोचिए, वो अभी कह रहा हुआ कि काश मुझे बनाया ही नहीं गया होता। कोबेल्को द डिस्ट्रॉयर। चलो मान लीजिए किसी ने आपको लड़ने के लिए ललकारा, तो आप लड़ने के लिए कौन सा हथियार चुनेंगे? शायद एक बंदूक बड़ा हथियार हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा खतरा महसूस कर रहे हैं तो शायद आप एक रैपर चुनेंगे। पर जरा सोचिए कि आपको ललकारने वाला कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी इमारत है। जी हाँ, तो अचानक से ये छोटे हथियार बिल्कुल भी काम के नहीं रहेंगे और यहाँ पर आपको जिस हथियार की जरूरत पड़ेगी उसी का नाम है कोबेल्को SK3500D। चलो, अब आपको लड़ने के लिए तो बढ़िया सा हथियार मिल गया, लेकिन रुक जाइए, ये तो बस एक फोटोशॉप से बनाया हुआ कोबेल्को है। जी हाँ, उनके मशीन का मॉडल 210, जिसकी तस्वीर इंटरनेट पर हाल ही में वायरल हो गई थी। माफ कीजिए, मैंने आपका हौसला गिरा दिया, लेकिन इस मशीन को हासिल करना और सटीकता के साथ चलाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि SK3500D का इस्तेमाल बड़ी जगहों पर हो रहा है। दरअसल इस विशाल मशीन को बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों को गिराने के लिए डिजाइन किया गया। आप सोच ही सकते हैं कि आप एक ऐसी मशीन के साथ काम करने जा रहे हैं जिसका मशीन के हर एक टुकड़े का पसंदीदा शिकार एक गगनचुंबी इमारत है। ऐसी बड़ी बड़ी इमारतों को
तोड़ने के लिए काफी जोर लग सकता है और 3500D के साथ कई पंजे या निबलर्स को एक साथ जोड़ा जा सकता है और जिनकी कटिंग फोर्स 2716 किलो न्यूटन तक जा सकती है। इसका मतलब ये मशीन किसी भी चीज को लगभग 6,10,500 पाउंड फोर्स के साथ निचोड़ सकती है। इतनी ज्यादा फोर्स से तो मेरी मम्मी ने भी मुझे कभी नहीं घोटा होगा भाई। और साथ ही साथ कोबेल को SK3500D ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी साल 2005 में जगह बनाई थी, क्योंकि इस मशीन के काम करने की काबिलियत लगभग 213 फीट की ऊंचाई तक से भी ज्यादा है। इतना ऊंचा कि ये आराम से पिज्जा टावर को नीचे ला सकती है और इतनी मजबूत है कि ये शायद उसको सीधा ही बाहर भी निकाल सकती है। जैसा कि आप सोच रहे होंगे इस विशाल भारी मशीन का वजन क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं इसका वजन लगभग 327 टन है। लेकिन बुरी बात यह है कि इस मशीन की टॉप स्पीड सिर्फ 7 मील प्रति घंटा है। लेकिन ज्यादा तेज होना जरूरी नहीं है, क्योंकि 3500D को इस तरह से तैयार किया गया है कि इसको हाइड्रोलिक पिनों के साथ काफी हिस्सों में अलग अलग करके ले जाया जा सकता है। इसका मतलब है कि मशीन जितनी विशाल है, काम करने के बाद इसे आसानी से अलग किया जा सकता है और अपने अगले काम की जगह पर वापस एक साथ जोड़ा जा सकता है। तो अगर ये 213 फीट लंबा 330 टन भारी मशीन इतनी तंग जगहों से आसानी से फिट हो सकती है, तो इसमें कोई दौरा नहीं कि मैं अपनी पिछले साल की पैंट में फिट नहीं हो सकता। एक खास पहिया। अपनी नजरें जरा इस तरफ घुमाइए और इस मजेदार स्पिनिंग फल का आनंद उठाइए। भाई मुझे तो लगता है कि डॉक्टर डूम इसका इस्तेमाल किसी प्रकार की डेथ रे की तरह करने वाले, लेकिन ये इसलिए लगता है क्योंकि कॉमिक बुक्स पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग काफी हिल चुका है, ये जानने के बावजूद ये काफी तेजी से घूमने के बाद कोई लेजर लाइट नहीं छोड़ेगा। पर अभी ये इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। फल का व्हील स्कॉटलैंड के यूनियन कैनाल के अंदर बनाया गया है, जिसे खासतौर पर देश के दो सबसे बड़े शहरों ग्लासगो और एडिनबर्ग को जोड़ने के लिए बनाया गया था। यूनियन कैनाल एक पहाड़ी की चोटी पर टिकी हुई है, जबकि फोर्थ और क्लाइड इसके नीचे की तरफ है। फलिक व्हील के बनाने से पहले लोगों का एक नहर से दूसरी नहर तक जाना बस एक सपना ही था। नावों को तालों के अलग अलग सीरीज के साथ जोड़ना पड़ता था। ये लॉक्स अलग अलग चैम्बर्स के अंदर पानी के लेवल को घटाकर या बढ़ाकर नावों को चलाने में मदद करती है, लेकिन ये काफी लंबा और मुश्किल काम था, क्योंकि ताले अक्सर टूट जाते थे और रख रखाव की बहुत जरूरत होती थी। तो 1998 में स्कॉटलैंड ने एक 84 मिलेनियम पाउंड लिंक प्रोजेक्ट की शुरुआत की और जिसके बीचों बीच में अनोखा फलिक व्हील था। ये दुनिया का सबसे बड़ी घूमने वाली नाव लिफ्ट थी। ये इस तरह से काम करता है कि एक नाव लिफ्ट के एक छोर में प्रवेश करती है, जबकि दूसरा छोर पानी से भरा होता है। इसके बाद पहिए के काम को इतना फोर्स देना होता है कि वो लिफ्ट को घुमाना शुरू करती है, जैसे एक जोर का धक्का, और बाकी का काम लिफ्ट को मिली फोर्स करती है। ये खास डिजाइन बहुत ही कम फोर्स का इस्तेमाल करके अपना काम कर देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारी नाव लिफ्ट मोटरों का इस्तेमाल करती है, जो भारी नावों को चलाने में मदद देता है। क्योंकि हर एक बोट को चलाने के लिए 500 टन पानी को 79 फीट ऊपर उठना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें 32 किलोवाट एनर्जी प्रति हॉर्स खर्च करने की जरूरत होगी। ये इतना पावर है जो कि अमेरिका के एक घर में पूरे दिन इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि यहाँ 2 मिनट की यात्रा करने के दौरान खर्च हो जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि ये अनोखा फलिक व्हील केवल 1.5 किलोवाट पर हॉर्स का इस्तेमाल करता है, जो कि एक नाव लिफ्ट के 20वें हिस्से से भी कम है। मुझे लगता है कि मेरे और फलिक व्हील में बहुत कुछ एक समान है, क्योंकि अगर कोई मेरे पेट को भी पूरी फोर्स के साथ घुमाता है तो ये घंटों तक घूमता रहता है। द स्टीगोसॉरस। तुम कितने गंदे हो, असल गंदगी। ठीक है, तो आइए चलिए कुछ गंद मचाते हैं, कुछ अच्छे पुराने जमाने के फार्मिंग की बातों को लेकर। अगर आपको नीचे उतरने और गंदे होने की जरूरत पड़ती है तो केस IH की STX स्टीगर के अलावा कुछ मत सोचिए। ये ट्रैक्टर सबसे पहले अमेरिकी खेतों में जुताई और मिट्टी को अदला बदली करके उपयोग किए जाते हैं ताकि बीज लगाए जा सके। केस IH कंपनी ने STX ट्रैक्टर्स के काफी किस्म बनाए हैं, जैसे कि 405 की सीरीज से लेकर 682 तक। ये नंबर्स दरअसल ट्रैक्टर का हॉर्स पावर बताते हैं। ये देखते हुए कि मशीनें कितनी चंकी हो सकती हैं, ये कुछ खास प्रभावशाली नंबर्स हैं। इन भयानक ट्रैक्टर्स में लगे हुए पहिए अपने आप में लगभग 82 इंच के हैं और एक पहिए का वजन 740 पाउंड तक होता है। ये देखने में कोई कम वजन तो नहीं है, लेकिन ये मशीनें और फायदेमंद भी होती हैं अगर इन मॉडल को पहियों के बजाय पटरियों से तैयार किया जाए, जिससे इसकी सटीकता तो बढ़ेगी और साथ इन मशीनों को तेज फॉर्म टैंक में भी बदल देते हैं। कैसे ये कभी भी प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी नहीं बना पाएंगे। इन मजबूत इंजन का मतलब है कि ये ट्रैक्टर कुछ भारी वजन को खींचने में बिल्कुल पीछे नहीं है, जैसे कि ये 18 पहिए वाला स्टिक रेक, जिसका इस्तेमाल घास काटने और मलबे को साफ करने के लिए किया जाता है। केस IH जब अपने ट्रैक्टर्स की टेस्टिंग की तो साल 2005 में STX 500 मॉडल ट्रैक्टर ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया, जिसने 321 हेक्टेयर के खेत को सिर्फ 24 घंटों में जोत दिया। ये पिछले विश्व रिकॉर्ड से 70 हेक्टेयर ज्यादा थे और पिछले STX रिकॉर्ड से 112 हेक्टेयर ज्यादा। वर्तमान समय में इस लाइन में सबसे ज्यादा मजबूती से इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रैक्टर कास्ट STX स्टीगर 620 है और आपको बता दूं ये काफी कमाल का है। इस बड़े सुंदर ट्रैक्टर का वजन लगभग 60,145 पाउंड है, लेकिन यह आसानी से अपने वजन से ज्यादा वजन लगभग 64,000 पाउंड तक उठा सकता है। बेशक इस तरह का एक मजबूत फायदेमंद लड़का सस्ता नहीं आता। 620 मॉडल के ट्रैक्टर की कीमत $6 लाख से भी ज्यादा है। लगता है कि ये स्टीगर कुछ ज्यादा ही बड़ा है मेरे भाई।
मकड़ी के अनोखे पैर। मुझे लगता था कि जंगल में आराम से चहलकदमी करना सिर्फ हम इंसानों को पसंद है, लेकिन ऐसा लगता है कि रोबोट को भी प्रकृति के बीच में चहलकदमी करना पसंद है। जी हाँ, ये आने वाली मार्वल फिल्म से रोबोटिक मकड़ी नहीं है, ये एक टिम्बरजैक का वॉकिंग हार्वेस्टर है। ये अभी भी एक कॉमिक बुक से मिलने वाला एक अजीब किस्म का रोबोट दिखता है। टिम्बरजैक की कंपनी ऐसे वॉकिंग हार्वेस्टर बनाने की तकनीक पर लगभग 1980 से काम कर रही है, जिसकी शुरुआत साधारण चलने वाले मन से हुई थी। तब से नई टेक्नोलॉजी और नई चीजें बनने लगी हैं, जिससे टिम्बरजैक के लिए एक वॉकिंग हार्वेस्टर बनाना आसान हो गया। तकनीक का ये टुकड़ा पूरी तरह से एक जॉयस्टिक की मदद से चलाया जाता है और पायलट को जायरोस्कोप एक साउंड कॉकपिट में आराम से रखा जाता है। इसकी खास बात यह है कि वॉकर के पैरों में लगे सेंसर उनके नीचे की मिट्टी को स्कैन कर सकते हैं और मशीन के कदमों की गति और दबाव को अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। ये कदम की लंबाई लगभग 12 से 35 इंच के बीच हो सकती है और हालांकि वॉकर का वजन 28,860 पाउंड है, जो एक चलने वाली स्कूल बस से काफी ज्यादा है, लेकिन इसके 6 पैर होने की वजह से वजन फैल जाता है। क्या आप पहियों के बजाय पैरों वाली एक आम स्कूल के बस के बारे में सोच सकते हैं? ऐसा होता तो स्कूल जाना कितना अच्छा होता। तो आमतौर पर भविष्यवादी होने के अलावा पहियों के बजाय पैर वाली बसें हमें और क्या फायदा दे सकती हैं? खैर, हम कह सकते हैं कि वे पहाड़ी उबड़ खाबड़ इलाकों में नेविगेट करना आसान बना देती हैं, क्योंकि पहियों वाली गाड़ी को लट्ठे घुमाने में काफी वक्त बर्बाद करना पड़ता है, जबकि एक सेक्स्ड पैडल मशीन आसानी से उस पर कदम रख सकती है। पैर वाली मशीनों को मौके पर घूमना भी आसान होता है, बिना मुड़े किसी भी दिशा में चल सकते हैं और किसी भी इलाके में आसानी से जा सकते हैं। पहिया वाली मशीनों का भी ये फायदा है कि उनके अपने पास चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। टायर की तुलना में मिट्टी को कम घिसते हैं और बड़ी आसानी से पेड़ों पर दस्तक दे सकते हैं। अगर टायर वाली मशीन काफी भारी है तो इसके द्वारा छोड़ी गई खांचे में पानी जमा होता है और बारिश के पानी को फनल कर देती है, जो वक्त के साथ साथ सोइल एरोजन का कारण होता है। हालांकि पैरों वाली मशीनों के इतने सारे फायदे होने के बावजूद और हार्वेस्टर के प्रोटोटाइप 10 साल पहले बनने के बावजूद पहियों को बुरी तरह से बदलने से पहले वॉकर्स के पास अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। जॉन डीरे, जिन्होंने 2000 में टिम्बरजैक खरीदा था, इनका भरोसा है कि आने वाले समय में हमारे पास और भी अच्छी और ज्यादा चलने वाली मशीनों को देखने की उम्मीद हम कर सकते हैं। यहाँ तक कि उनके पास पहले से चलने वाले ट्रैक्टर, लकड़हारे और नहर के ड्रेजर काम कर रहे हैं। शायद हम पैरों वाली स्कूल बसों को देखने से बहुत ज्यादा दूर नहीं मेरे भाई। काम करने की फुर्ती। हालांकि 2 सिर 1 सिर से बेहतर है। ये अगली मशीन तो भाई पूछ कर सर उठाती है। क्या 3 पहिए 2 से बेहतर है? ये अजीब सा छोटा एलियन कॉम्बी लिफ्ट का स्ट्रेडल कैरियर है और इसका खास मकसद डॉकयार्ड और जहाजों के आसपास भारी कंटेनर ले जाना है। इस मशीन को 3 पहिए लगाकर तैयार किया जाता है, जो ऐसा लगता है कि इस चीज में सचमुच पैर लगे। चेसिस पर लगे मजबूत ग्रुप कंटेनर्स को आसानी से उठाने में काफी है, जैसे कि उन्हें मशीन उठाने में भी 1 सेकंड नहीं लग रहा। हालांकि ये अजीबोगरीब छोटा वाहन उतना मजबूत नहीं लगता, लेकिन मैं आपको इतना बेवकूफ नहीं लगने दूंगा। ये SC3 स्ट्रेडल कैरियर इतना मजबूत है कि एक बार में आसानी के साथ लगभग 35 टन वजन उठा सकता है, जो कि 15 गेंडों को ले जाने के लिए काफी मजबूत है, जो आपको उठने में काफी बेकार लग सकता है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस मशीन का अपना वजन सिर्फ 17 टन है। SC3 में लगे हुए ये सपोर्ट बीम भी एडजस्टेबल है और उनके कॉम्पैक्ट आकार के 2 गुने से ज्यादा तक बढ़ सकते हैं। इसका मतलब है कि ये मशीन एक ऐसे कंटेनर को भी आराम से उठा सकती है जिसकी लंबाई 20 फीट या 45 फीट होगी और इसको 32 फीट तक भी बड़ा कर सकते हैं। जरा सोचिए कि वो 15 गेंडे आपस में 30 फीट ऊपर लटक रहे हैं। हालांकि ऐसी भी मशीन है जिनका कैपेसिटी इस मशीन से भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कॉम्बी लिफ्ट का आमतौर पर अपने ग्राहकों की जरूरत को 98% बेहतर ढंग से पूरा करना है। इसमें ऐसी मशीनें बनाना शामिल है जिन्हें पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल से चलाया जा सकता है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, बड़े क्रेन और रीच स्टैकर स्ट्रेडल कैरियर की तुलना में बहुत बड़े और कठिन है, जो तंग डॉकयार्ड में घूम सकते हैं और आसानी से किसी भी तंग जगह पर काम कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख ही सकते हैं, वे कुछ बहुत ही बढ़िया डोनट्स भी खींच सकते हैं। इसके अलावा हल्के वजन वाले स्ट्रेडल कैरियर में भारी क्रेन की तुलना में फ्यूल का भी कम इस्तेमाल होता है। बाप रे, अब मैं स्ट्रेडल कैरियर के फायदों के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। आप रुकिए, मैं वापस आता हूँ, बस जरा सा झूला झूल लूं। बर्फ की समस्या। अगर मैं आपसे 1 घंटे में एफिल टावर को अपनी जगह से हटाने के लिए कहूं और कई 100 फीट दूर फेंकने के लिए कहूं तो आप शायद मुझे पागल कहेंगे। और क्या आप जानते हैं, मैं आपको बिल्कुल भी दोष नहीं दे सकता। ये एक नामुमकिन सी चीज लगती है और साथ ही एक यूट्यूब वीडियो के माध्यम से किसी अजनबी से पूछना तो बहुत ही अजीब बात है। हालांकि अगर वो एफिल टावर बर्फ से बना होता तो शायद इतना मुश्किल काम नहीं होता जितना लगता है। यहाँ नजर डालते हैं, एक ओवर एस्टन TV2200 है। ये दुनिया का सबसे मजबूत खुद चलने वाला स्नो ब्लोअर है। इसकी खासियत यह है कि इसे हवाई अड्डे और रनवे से बर्फ हटाना काफी काम होता है और ऐसा कामों के लिए डिजाइन की गई मशीनें हमेशा देखने में मजेदार होती हैं। जरा इस छोटे से स्नो वुल्फ को काम करते हुए देख लो भाई। स्नो ब्लोवर
2 स्टेप्स में काम करते हैं। सबसे पहले मशीन के सामने घूमता हुआ बर्मा बर्फ को ऊपर उठाता है, जिसे बाद में एक इम्पेलर में डाल दिया जाता है। ये एक मजबूत पंखे जैसा है और ये टीवी 2200 सुपर ताकतवर है। इसके साथ ये 110 फीट से भी ज्यादा दूर तक बर्फ को फेंकने में सक्षम है। तो इस काम के लिए इतनी शक्तिशाली मशीन की क्या जरूरत है भाई? जैसा कि आप सोच सकते हैं, हवाई अड्डे के रनवे पर बहुत सारे बर्फ जमा हो जाती है। वे इतने बड़े रनवे होते हैं जिनको बचाने के लिए हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि इनको एक छत लगाई जा सके। इसीलिए ओवर आसन को सटीक बनाने के लिए एक बहुत ही मजबूत इंजन, लगभग 2200 हॉर्स पावर की जरूरत होती है। और ये मशीन इस पावर का इस्तेमाल अच्छी तरह से कर सकती है और अपने पूरे पावर के साथ ही मशीन 1 घंटे में लगभग 22,000 टन तक बर्फ साफ करने में कामयाब है। और आसान लफ्जों में कहें तो ये एक एफिल टावर के वजन की जितना बर्फ 1 घंटे में साफ कर सकती है। अब अगर हम इस बात पर विचार करें कि इस मशीन से बर्फ को 110 फीट दूर किया जा सकता है और ओवर आसन हवाई अड्डे को साफ करने वाली मशीन कम और किसी तरह की लंबी दूरी तक कोई बर्फ से हमला करने वाला हथियार की तरह ज्यादा लगती है। ये चीज विंटर वंडरलैंड थीम वाली बर्थडे पार्टी में तो बहुत ज्यादा जादू दिखा सकती है भाई। इस बात का ख्याल रखने की जरूरत है कि ये बच्चों को जिंदा कहीं दूर ना फेंक दे। खैर, ये थे आज के कुछ सबसे कठिन, सबसे अच्छे और सबसे ऊंचे मशीनों की पेशकश। और मैंने अभी वाव फैक्ट सर्वर फॉर्म का जिक्र भी नहीं किया, जिसमें मेरे सभी वीडियोस हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे बताएं कि इनमें से कौन सी मशीन आपकी पसंदीदा थी। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आए। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।